जी, अस्सलाम वालेकुम। हम हाज़िर हैं आज फिर आपकी खिदमत में। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड है और इसमें हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। ये वो मेहमान हैं जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया और पाकिस्तान के नाम को रोशन किया। एक बार नहीं, कई बार वो मुसलसल कई सालों से करते आ रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, बड़े हम्बल बंदे हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत है बज़ाते खुद। तो इनका तारुफ़ तो ख़ैर करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें वैसे ही बहुत बड़ा मुक़ाम दिया हुआ है। तो मुख़्तसर सा थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ इनके मुतालिक बताने की। ये चेयरमैन हैं एथलीट्स कमीशन पाकिस्तान के और वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं 2017 में, 2018 में। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत के हैं, बल्कि रिसेंटली हुई थी जब ये ऑस्ट्रेलिया में, उसमें शायद 72 ममालिक थे, तो माशाल्लाह उधर से भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद ये बीच एशियन गेम्स, उसके भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जो रेसलिंग हुई है बीच की। और बाकी ये कि उनसे पूछते हैं चीज़ें साथ साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये प्रोग्राम। तो उन्हें साथ लेते हैं, हमारे साथ हैं रुस्तम पाकिस्तान, इनाम भट्ट साहब। तो इनके लिए आज स्पेशल हमने एक थीम भी की है, तो उन्हें साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम बकर भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं जी? बहुत जी, शुक्रिया। जी। अल्लाह दा शुक्र। इनाम भाई स्टार्ट मैं करांगा थोड़ा पंजाबी तो, क्योंकि मेरे एक भाई ने प्रोफेसर पंजाबी तो नाराज़ होंदे ने हर वारी, आंदे ने यार, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਜੂਲ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ स्वीडन ਦੇ प्लेटफॉर्म ਤੇ। तो सर, तबीयत तबीयत ठीक है आपकी? खैरोफियत हर तरह से? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਇਨਾਮ ਭਾਈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ सब तो पहले तुसी ये दसो कि अलब उर्दू ही चल रहे हैं हुन। आप ये बताएँ सबसे पहले कि जी। आपको आपने किस किस तरह ये शौक पड़ा रेसलिंग का? अबू बकर भाई, मैं हमारा जो तल्लक है ना वो गुजरांवाला से है, और गुजरांवाला पहलवानी में पूरी दुनिया में मशहूर है। और गुजरांवाला के पहलवान कई सालों से, कई सदियों से वो पूरी दुनिया में खेलते हुए आए हैं। तो हमारा बेसिकली जो तल्लक है वो पहलवानी खानदान से है। मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मेरे वालिद साहब, मेरे अंकल, ताया जी के बेटे तमाम जो है ना वो रेसलिंग करते थे। तो गुजरांवाला में एक मामूल है कि सुबह-सुबह जो है अपनी फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए लोग अखाड़ों में जाते हैं, और अखाड़ों में जाकर वो अपनी फ़िटनेस करते हैं। तो मेरा जो बेसिकली तल्लक है गुजरांवाला से, पहलवानी ख़ानदान से, तो मैंने बचपन से ही रेसलिंग का आगाज़ कर दिया। और जब आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि जब हमारे घर में हमारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो हम आपस में कुश्तियाँ करके, बच्चे तो आम तौर पर खिलौनों से खेलते हैं, तो मैं तो कुश्तियाँ करके, ताया जी के बेटे, चाचा जी के बेटे, फूफो के बेटे अगर आ जाते हैं घर में, तो उनके साथ फिर कुश्तियाँ होती हैं हमारी आपस में। तो इस तरह से मेरा पहलवानी का आगाज़ हुआ। फिर ऑफ़िशियली अब्बा जी मुझे ले गए अखाड़े में, और फिर मैंने पाकिस्तान के लिए शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया। और अभी मेरी 1 साल ही ट्रेनिंग हुई थी कि मैंने पाकिस्तान का अंडर 16 का टाइटल विन कर लिया, और पाकिस्तान में नंबर 1 पोज़ीशन पर आ गया। फिर उसके बाद से जूनियर लेवल, और फिर सीनियर लेवल, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेला। तो
इस तरह से पहलवानी का आगाज़ हुआ। बिल्कुल, मैं वो आपकी बात ना मुझे वो बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया चूँकि मेरा मेरा भी ताल्लुक उसी शहर से है जहाँ से आपका है। तो मुझे याद था कि मैं बड़ा ना वो मोटा होता था छोटे होते हुए, बड़ा वज़नी था। तो मुझे वालिद साहब अल्लाह ताला हुँ, उन्हें हुँ। जन्नत नसीब करे, तो वो उनका ताल्लुक है हाजीपुरे से। तो आप समझते होंगे कि हाजीपुरा जी। पहलवान असल जगह। तो वो सुबह-सुबह उनकी वो मुझे रूटीन होती थी कि वो निक्कर वगैरह पहन के पहुँच जाओ उधर। फिर हमारी वो एक जगह है, उधर हमने अपनी जगह के अंदर जो हमारी मलकियत में थी, वो फैक्ट्री टाइप उसके अंदर हमने अखाड़ा बनाया हुआ था, मुझे याद है। तो मैं ख़ैर बहुत छोटा था उस वक़्त, तो मुझे याद है कि उस जगह पर मेरा ननिहाल जो है वो बख्ते वाले का है। और वो सब मेरे हुँ। कज़िन्स और मेरे वो बड़े भाई वग़ैरह हम वो जाते थे उधर ना, बकायदा वो ट्रेनिंग होती है बहुत पुरानी, ये मेरा ख़्याल है 98 मतलब 1998 या 1999 की बात है तकरीबन। तो बिल्कुल मेरा ख़्याल है बहुत हुँ। कम उम्र थी उस वक़्त मेरी। तो सर ये इसका मतलब वो शौक जो है वो डेफ़िनेटली आपने वो बता दिया कि आपकी जो है वो फ़ैमिली में भी ये चलता आ रहा था, बल्कि इसी तरह के वो सिटी आफ्टर रेस्लर गुजरांवाला। तो इनाम भाई ये बताएँ कि जो आम तौर पर जो पहलवान हैं, जो देखने में, सुनने में आता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते या उनका शौक कम होता है, वो मतलब इस तरफ ज़्यादा वो चलना शुरू हो जाते हैं, अमूमन जो होता है। तो आपने जैसे माशाल्लाह अभी एमबीए किया हुआ है आपने, उसके बाद एमएससी अगर मुझे सही हूँ मैं इसके ऊपर, तो वो किस तरह मगे आपने उसको वो कंटिन्यू किया, दोनों चीज़ों को इकट्ठे मगे ट्रेनिंग्स भी साथ-साथ चल रही है क्योंकि जो आप ट्रेनिंग करते हैं ये वैसी तो नहीं होगी जैसे हम लोग जाते हैं आधा घंटा जिम, तो इसमें तो प्रॉपर आपको टाइम वो दिया होगा आपने इसको करने के लिए सारा। तो किस तरह मैनेज किया आपने चलता ये सारा था? अब बकर भाई हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना डेली बेसिस पे वो 7 से 8 घंटे पर मुश्तमिल होती है, जिसमें हम 2 से 3 हमारे सेशन होते हैं, 2-2 घंटे के, किस दिन 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, तकरीबन 7 से 8 घंटे को हमने कवर करना होता है। और जो आपने स्टडी का पूछा तो उसमें ये था कि मेरे जो उस्ताद हैं चौधरी शबीर हुसैन साहब, वो वफात पा गए हैं। उनका बहुत शौक था कि बच्चे हमारे जो है ना वो क्योंकि फ्यूचर को देख रहे थे कि फ्यूचर में अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे इस दौर में। तो फिर उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा फोकस बनाया कि आपने पढ़ना है। और मैं अभी बीकॉम में था, बैचलर अपनी डिग्री कर रहा था, तो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 खेलने के का मुझे मौका मिला, जो मेरा हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल भी जहां पर मैंने जीता। तो जब मैं वहां पर गया और वहां पर मैंने जाके देखा कि वहां पर आपको बातचीत करने में, आपको समझने में, उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से फिर मैंने अपनी अपनी तालीम को आगे किया और फिर मैंने सबसे पहले मास्टर्स अपना किया अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे मेरी गेम आगे बढ़ती गई तो मुझे मुझे फील हुआ कि हमें स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हमारे जो कोचेज हैं, हमारे जो ट्रेनर हैं, जो हम खुराक खा रहे हैं तो वो तो हम 20-20 30-30 साल पुरानी खा रहे हैं। मतलब कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। फिर इस वजह से मुझे जरूरत महसूस हुई कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर लेके जाना है तो हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। इस वजह से फिर मैंने अपनी एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज में किया। तो मुझे पता चला कि हमें खुराक भी तब्दील करने की जरूरत है। हमारा टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी गेम की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज्यादा पीछे है। तो फिर हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हमने अडॉप्ट किया, हमने अपनी बॉडी को उस तरह शेप में लेकर आया मैं। तो फिर मुझे इस चीज का असल फायदा हुआ और फिर मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। तो अगर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है तो उतनी जल्दी आप चेंज को समझेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी गेम में भी आगे जाएंगे, इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही, नो डाउट। अच्छा, इनाम में ये जो रेसलिंग होती है ये डिफरेंट मतलब इकसाम की होती हैं, जैसे मैट पर भी होती हैं वैसे हैं। तो आप मतलब कोई स्पेसिफिक एक ही है जो जिस पे खेलती हैं, या जो ये थोड़ा-सा बताएँगे इससे मुतल्लिक हमारे देखने वालों को कि ये कितनी टाइप्स की डिफरेंट काइंड ऑफ वो होती है ये रेसलिंग्स, और कौन-कौन सी आप खेलते हैं?
इसमें रेसलिंग में इस तरह है कि इसकी काफी ज्यादा टाइप्स हैं। एक तो टाइप आप देखते हैं जो WWE है, जिसमें वो उठा उठा कर फेंकते हैं और मारते हैं। वो तो एक डिफरेंट स्टाइल है, तो वो तो मैं तो समझता हूँ कि वो हकीकत पर भी मबनी नहीं है। तो हम हम्म, वो वाला बिल्कुल नहीं खेलते। हमारा जो स्टाइल है वो एक तो है देसी स्टाइल, जिसे हम देसी पहलवानी कहते हैं, जो अखाड़ों में जाके कुश्ती होती है, कमर लगाने पर खत्म होती है। एक वो स्टाइल हम खेलते हैं, वो खेला जाता है पाकिस्तान और इंडिया में। और उसके बाद जब हम इंटरनेशनल पे जाते हैं तो वहां पर सारे जो इवेंट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वो मैट रेसलिंग पे हो रहे हैं, जिसे हम फ्री स्टाइल रेसलिंग भी कहते हैं, जिसे ग्रीको रोमन रेसलिंग भी बोला जाता है। तो उसके मुकाबले वो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं। जिस पर आप, अगर आपको समझने में आसानी हो, जिस पर दंगल मूवी बनाई गई है, जिस पर अगर सुल्तान मूवी आपने देखी हो इंडिया की, तो वो भी इसी पर बनाई गई है, उस रेसलिंग पर ही बनाई गई है, जिस पर वर्ल्ड और ओलंपिक लेवल के मुकाबले होते हैं। और इसके साथ साथ बीच रेसलिंग जो है, जो दुनिया के बीचेस पर होती है, वो भी इसी तरह की रेसलिंग होती है। तो उसमें भी वर्ल्ड लेवल पर आप खेल सकते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो मैं तीन टाइप की रेसलिंग खेलता हूँ, एक बीच रेसलिंग, एक मैट रेसलिंग, और एक अपनी सकाफती जो है ना वो मड रेसलिंग। हम्म। तो इनमें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। नहीं तो इनाम भाई, ये मुश्किल नहीं होता जैसे सपोज आप ट्रेनिंग कर रहे हैं मट्टी के ऊपर, मगर जो हमारी वो है, मगर जो आमतौर पर खेली जाती है पाकिस्तान में जो कुश्ती, तो जब आप मैट पे जाते हैं तो वो उसका तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, मगर उसकी ग्रिप पाँव की और सारा जो है वो पूरा एकदम जब आप जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हम इस तरह से करते हैं, मैं जो अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं मेरी ट्रेनिंग में ये शामिल होता है कि मैंने अपने वीक में 2 से 3 ट्रेनिंग मैट पर भी करनी है, 2 से 3 ट्रेनिंग मैंने अपनी मड पर भी करनी है, और बीच पर भी करनी है। क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से तो स्पोर्ट नहीं किया जाता। दूसरे ममालिक में तो तमाम खिलाड़ी अलग अलग होते हैं, बीच रेसलिंग वाले अलग से हैं, मैट रेसलिंग वाले अलग से हैं। लेकिन हमारे पास उस तरह से वसाइल नहीं है, तो फिर मुझे खुद ही को अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम तमाम ट्रेनिंग्स को देता हूँ, क्योंकि आपका स्ट्रोंग होना, आपके दाव पेच बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ सरफेस का फर्क आ जाता है। तो अगर आप तमाम पर काम करते जाएं तो फिर आपकी ग्रिप ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्योंकि आप ये देखें कि जब हम मट्टी में खेलते हैं तो उसमें हमारे जो कोर के मसल्स हैं, हमारी जो टांगों के मसल्स हैं, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो उसका बेनिफिट भी मिल जाता है आपको जब आप मैट मैट पर जाते हैं। तो इसलिए अपनी ट्रेनिंग को मैंने इस तरह से डिजाइन किया कि हम तीनों को साथ लेकर चलें। बिल्कुल सही। तो इनाम भाई थोड़ा सा बताएंगे आपने कौन कौन से ममालिक में खेले हुए हैं, ये कंपटीशन किए हुए हैं, और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो कौन कौन से मेडल्स जो हैं वो आप पाकिस्तान के लिए जीत कर लाए हैं। मैंने तकरीबन 50 के करीब ममालिक में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। सबसे पहला जो मेरा इवेंट था वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 इंडिया में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और वहां पर मैंने हिस्ट्री बनाई पाकिस्तान के लिए। 1970 में हमारे एक रेसलर ने मेडल जीता था, और 1970 के बाद 40 साल के बाद 2010 में मैंने दिल्ली के मुकाम पर इंडियन रेसलर को फाइनल में हराया और पाकिस्तान का वहां पर परचम बुलंद किया। तो ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। उसके बाद मैंने इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था पाकिस्तान में। तो इंडो पाक में मैंने इंडिया के खिलाड़ी को हराकर वहां पर मेडल जीता। उसके बाद एशिया लेवल का मुकाबला आता है, जिसमें 45 कंट्रीज होते हैं। तो मैंने जो एशियन बीच गेम्स थी, वहां पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और एशिया में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद एशिया के बाद कॉमनवेल्थ का मुकाबला, जिसमें 72 कंट्रीज आते हैं, वो 2018 में मैंने दूसरा अपना मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक तारीख रकम की कि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने आज तक कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते। तो अल्लाह ताला ने इसका भी मौका दिया। और इसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट, जिसे हम वर्ल्ड चैंपियनशिप कहते हैं, जिसमें तमाम पूरी दुनिया से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप। हम्म। और गामा पहलवान 1910 में उन्होंने इंडो पाकिस्तान, जब वो एक ही था, बड़े सगीर जिसे बोला जाता था, तो 1910 में गामा पहलवान जी ने गोल्ड मेडल जीता था, वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता था। उसके बाद पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के 2017 तक कोई बंदा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका रेसलिंग में। तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया, और 2017 में मैंने पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाई, और तुर्की में जाकर तमाम दुनिया के खिलाड़ियों को हराकर मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन बना। और उसके बाद 2018 में मैंने अपने टाइटल का डिफेंड किया, दूसरी दफा वर्ल्ड चैंपियन बना। और 2019 में मैंने वर्ल्ड बीच गेम्स जो थी
उनमें गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने की हैट्रिक मुकम्मल की। और चलिए, इस कारकर्दगी की बिना पर मुझे सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है। और मा- इसके अलावा भी बेशुमार मेडल हैं जो सिल्वर ब्रॉन्ज मैंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा इनाम भाई, आप चूंकि एथलीट्स का आपको चेयरमैन भी बनाया गया है, तो इससे मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि ये इसका क्या फायदा है खिलाड़ियों को, और क्या चीज है ये मतलब चेयरमैन जो है वो एथलीट्स का। जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एथलीट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। एथलीट कमीशन से मुराद ये है कि मोस्टली जब हम देखते हैं किसी भी चीज का डिसीजन हो रहा होता है, कोई बहुत बड़ी गेम्स होने जा रही हैं, तो उसमें खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करने वाला नहीं होता। तो पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं उनकी तरफ से नुमाइंदा हूँ। खिलाड़ियों को जितने भी मसाइल हैं, खिलाड़ियों को कहाँ कहाँ पर एजुकेशन की जरूरत है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से बेहतर हो सकती है, उनको हम किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, उन्हें डोपिंग के मसाइल, इवन के मतलब आप ये देख लें कि खिलाड़ियों से रिलेटेड उनकी उनकी गेम स्टार्ट करने से लेकर उनके खेलने और इवन उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके फ्यूचर प्लानिंग भी एथलीट कमीशन के अंदर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उसमें हमने अभी जब से मैंने चेयरमैन बना हूं, तो उसकी मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं। मैंने खिलाड़ियों के लिए काफी काम किया है, जिसमें उनको पहले तो यही नहीं पता हमारे खिलाड़ियों को कि कोई ऐसा इदारा भी है जो खिलाड़ियों के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हें एजुकेट कर रहे हैं हम, उन्हें ट्रेनिंग पैटर्न बताए जा रहे हैं, उन्हें डोपिंग के हवाले से चीजें बताई जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबरदस्त। अच्छा इनाम भाई, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मतलब मतलब सारी वो अचीवमेंट्स के लिए। बिल्कुल ही मुश्किलात किसी भी बड़े लेवल पर जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। हम्म, और पाकिस्तान में जब मैं रेसलिंग करता था तो सबसे बड़ा जो मसला था वो आपके पास था कि हमारे पास तो रेसलिंग मैट ही अवेलेबल नहीं थे। हम्म, हम एक एक गद्दा उठाकर ट्रेनिंग करते थे। वो हमारा जो मैट होता है रेसलिंग मैट, वो 72 पीसेस पर मुश्तमिल होता है। तो वो फिर हमने जाना और एक एक पीस उठाकर लगाना और फिर उस पर ट्रेनिंग करनी, 2-2 घंटे हमें वो लगाने पर लग जाते थे। उसके हम्म, बाद फिर जनाब हमें ये नहीं पता था कि खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग कौन सी करनी है, वो ही पुराना स्टाइल ट्रेनिंग वाला, तो उसी को अडॉप्ट करना और फिर आगे लेकर चलना। और उसके बाद फिर आप देख लें कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। हम्म, आपको मिसाल मैं बता देता हूं कि इंडिया का जो रेसलिंग का बजट है ना, तकरीबन वो 20 करोड़ के करीब है इंडियन। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो बजट है वो 15 लाख रुपए है। तो आप यहां से देख लें कि 1% भी इंडिया का बजट नहीं बनता। तो सारी चीजें इसी से शुरू होती हैं, क्योंकि आपने क्लब्स बनाने हैं, आपने जब अपनी ट्रेनिंग करनी है या बच्चे जब आ रहे हैं तो उनको आपने अकोमोडेट कैसे करना है। आपने इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं अगर खिलाड़ियों को मिलेगी तो कैसे हम वर्ल्ड और ओलंपिक लेवल पर जा सकते हैं। तो इन तमाम मुश्किलात से निकलते निकलते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने रखी है थाम के, वो था कि मैंने अपनी जो एफर्ट है वो करते जाना है। मैंने गिव अप नहीं किया। और एट द एंड उसी चीज ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुंचाया है। अगर आप किसी चीज के पीछे, मैं कहता हूँ कि हाथ धो के पड़ जाए और बस उसको ओढ़ना बिछोना और मकसद बना ले, तो फिर आप डेफिनेटली ऐसा मुकाम अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इनाम भाई, आपसे मैं एक और सवाल पूछूं, उसके बाद हमारे दोस्त हैं जो असल में ये सारा करते हैं, पाक यूनिटी का जो या सफीर पाकिस्तान है हमारा एक और पेज, सफीर पाकिस्तान स्वीडन के नाम से, तो उसको वो करते हैं, सारी उसकी चलाते हैं पूरा ये सारा सिस्टम। तो मैं एक सवाल फिर उनको साथ साथ वो उनको भी लेंगे, तो वो अगर कोई अपने सवाल पूछने चाहेंगे तो हम पूछेंगे साथ साथ। कि जब आप इस तरह मैचेस जीतते जीतते हैं, जब खास तौर पर जैसे भी ऑस्ट्रेलिया में था, महज 72 कंट्रीज के थे लोग उधर जो उसमें हिस्सा ले रहे थे। जी बिल्कुल। हाँ, और मगर जब और उसके बाद जैसे कुछ एक ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ जब कोई मैच होता है, वो शायद वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या रेसलिंग हो, और रेसलिंग ऐसी है कि इसमें जो ना आपको अपना जोर दिखाना होता है, मगर ये नहीं कि वो आपने वो बैट को बॉल लगा या नहीं लगा, इसमें आपने पूरा अपना एक वो जोर दिखाना है कि अपनी ताकत दिखानी है। तो उसमें जब अल्लाह पाक आपको जीत नसीब करते हैं, तो उसको क्या कैसी फीलिंग होती है आपके अंदर,
या आप जब खेलते हो उस वक़्त आपको कुछ स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन वगैरह होता है या इस तरह की कोई चीज़? कि जब जीतते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? उस ज़हन में क्या आता है आपके? अबू बकर भाई, जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 ऑस्ट्रेलिया में गए खेलने के लिए, और वहां पर तमाम गेम्स के मुकाबले हो रहे थे, जिसमें वेट लिफ्टिंग भी था, जिसमें एथलेटिक्स भी था, जिसमें रेसलिंग भी थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले थे, और पूरी दुनिया से 72 ममालिक वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो 14 दिन तकरीबन ये मुकाबले जारी रहे, और हर गुजरते दिन के साथ हमारी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं आ रही थी। कभी पता चला जी हमारा कोई एथलीट हार गया, कभी पता चला स्विमिंग वाले हार गए, फिर पता चला हॉकी वाले पीछे रह गए। तो इस तरह से ना बड़ा बुरी सिचुएशन थी। और बिल्कुल लास्ट वाले दिन मेरा मुकाबला था, और उसमें मैंने जब वहां पर पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने 2 मुकाबले जीते, और सेमीफाइनल मेरा इंडिया के खिलाड़ी के साथ आ गया। और बहुत ही ज्यादा जोश था उस मुकाबले में। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मैंने मैंने तकरीबन 70 सेकंड के टाइम में इंडियन खिलाड़ी को 10-0 के मार्जिन से हराया। और हुँ, ये इंडिविजुअल मुकाबला जो होता है ना, ये 1 बाय 1 होता है। आपने बात जैसे की कि क्रिकेट का मुकाबला, तो उसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही, किसी की बुरी आ रही है। तो जो इंडिविजुअल मुकाबला होता है ना, ये एक खिलाड़ी ने एक के साथ खेलना होता है। तो आपने सब कुछ खुद ही करना है, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वहां पर उस खिलाड़ी को हराकर नारे तकबीर बुलंद किए, तो बहुत हुँ, ज्यादा खुशी हुई। और फिर जो मेरा फाइनल का मुकाबला था, वो वर्ल्ड नंबर सेकंड मेलविन बीबो थे, नाइजीरिया के खिलाड़ी। और बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपोनेंट थे, कॉमनवेल्थ में काफी सारे उनके मेडल थे, वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग थी। तो उनके साथ भी मेरा 6 मिनट तक बहुत ज्यादा असाब शिकन मुकाबला चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड 6-0 के मार्जिन से जब मैंने उन्हें हराया, और पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ, और नारे तकबीर बुलंद किया, और फिर 72 मुल्कों के लोग हमारे परचम के एजाज में खड़े हुए, तो मैं समझता हूँ ये ऐसे मूवमेंट है कि जिसे हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। मेरे लिए ईद उस टाइम होती है जब पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरह के बहुत सारे मनाजर दिखाए हैं, जब तमाम लोग, हमारे पूरी दुनिया के लोग हमारे परचम के एजाज में खड़े होते हैं। इसी तरह। सर ये इसी तरह जब हम लोग देखते हैं, हम अभी भी जब आपकी वो तस्वीर देखते हैं, जब आप वो परचम उठाए जीते भाग रहे हैं, और जो सबसे मैं सच पूछे जो सबसे ज़्यादा एक तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, और बड़े प्यारे आप इंसान हैं, और बड़े आजिज़ इंसान हैं। तो एक तो मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, दूसरा ये कि आप बड़े फर्माबरदार हैं अपने वालिदैन के, और मैं देखता हूँ अक्सर जो बड़ी खुशी होती है कि आपके वालिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मतलब आपके साथ-साथ हैं, वो हर जगह पर आपके कोच भी हैं, वो आपके वालिद साहब सर, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी में सेहत दें। तो वो सात पाकिस्तान का परचम, वो जब आमीन। बाप बेटा वो ग्राउंड में जीत कर पूरी दुनिया के सामने परचम लहराते हैं, तो उसका जो एक नज़ारा है, वो हम परदेसी बैठे हैं, उसको पूरा वो एन्जॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों को देखकर। और अच्छा इनाम भाई मेरे दोस्त हैं जिनको हम अभी साथ लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने एडिटर साहब, ये स्वीडन में बड़े नामवर साथी हैं, तो इनको साथ लेते हैं, कुछ अगर सवाल पूछने थे अरशद खान मुल्तानी साहब को। जी, अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है। इनाम बर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद आपको नहीं आपके वालिदैन को दूंगा जो इतने खुश नसीब है और खुश नसीब बच्चे के वालिद हैं जिन्होंने आपकी ऐसी तरबियत की और आपके अंदर जो दिल धड़कता है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और जो आपकी ईद होती है, जो आपके अल्फाज हैं, वो मेरे दिल में उतर गए जो आपने अभी कुछ दिन पहले कहे। तो आपके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और हम प्रदेश में जो बैठे हुए हैं वो तो आपको देखकर जीते हैं, आपको देखकर मरते हैं। आप हमारे हीरे हैं, आप हमारे हीरो हैं। तो हमारे लिए आप काबिल फख्र हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको कहूं, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए वो कुछ किया है जो बहुत से बंदे बहुत सी फैसिलिटीज होने के बावजूद नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बस अल्लाह ताला का खास करम है। और मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन की दुआएं और उनकी मेहनतों का नतीजा है, जो सारी सारी
रात और सारा सारा दिन वो अपनी जान पर भी खेलते हैं और अपनी हर चीज हम पर निछावर करते हैं। वो खुद खाना खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन हमारा ख्याल रखते हैं। और मेरे अब्बा जी जिस जबरदस्त, तरह बिल्कुल। टाइम देते हैं, मुझे याद है कि बचपन से जब मेरी रेसलिंग का आगाज होता था, तो वो रात को 2 बजे के करीब मुझे उठाते थे और रात को 2 बजे उठा के उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाना और सुबह 5 बजे 6 बजे तक मेरी ट्रेनिंग चलनी। फिर दोपहर, फिर सारा दिन उन्होंने काम करना, मेहनत मजदूरी करनी और फिर शाम को दोबारा ट्रेनिंग करवाना। तो ये असल क्रेडिट तो वाकई उन्हें जाता है। जिस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपनी खुशियों का, हर चीज का सेक्रीफाइस किया और इतनी ज्यादा एफर्ट की, तो ये बेशक ये सारा क्रेडिट उन्हें जाता है जी। एक तो वो है, दूसरा आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वो तो वैसे ही पहलवानों का शहर है माशाल्लाह। गुजरांवाला से, और हमारे अबू बकर भट्ट साहब भी उसी, ये भी पहलवान, इनसे भी डर लगता है कभी पकड़ के हमें भी खाड़े में न ले आए। मेरा ताल्लुक तो वैसे मुल्तान से है, तो हम भी वहाँ स्कूल के जमाने में कभी जाया करते थे। बहुत से पहलवान हमारे मुल्तान से हैं, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ खाड़ा हुआ करते थे। अभी तो बहुत कम है, या फिर हमें 20-22 साल बाहर हो गए तो अभी देखने को वो नहीं मिला। तो लेकिन आप बिल्कुल खुश नसीब है। इनाम भाई, आप बताएं, कभी आपके साथ पाकिस्तान से बाहर कुछ ऐसा भी हुआ जो आपको ना भूलने वाला, कुछ वाकया ऐसा हो जो हमें बताएंगे, जो आपने इतने मुल्कों में आपने विजिट किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको कभी ना भूलने पाए, वो वाकया, वो हमें सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं दो वाकये आपके साथ शेयर करूंगा। पहला वाकया तो मैं शेयर करूंगा 2017 में, जब मैं पहली दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुकाबला खेलने के लिए गया। और वहां पर पूरी दुनिया से लोग थे, यूरोप से लोग थे, और कभी किसी रेसलर को पाकिस्तान से नहीं देखा था उन्होंने, क्योंकि उस लेवल तक कोई बंदा जा ही नहीं सका। तो जब मैं वहां पर गया तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे टैग नहीं जुड़े हुए, स्पेशली पिछले कुछ जो टाइम गुजरा है। तो उन्होंने जाके, यूरोप के लोग थे, नॉर्वे के, डेनमार्क के, तो उन्होंने जाके वहां पर कंप्लेन कर दी कि जनाब ये कौन आ गया, कोई टेररिस्ट आ गया जिसको आपने हमारे साथ ठहरा दिया है। और बड़े अजीब किस्म के उनके बयानात थे, इस तरह मुझे फेस करना पड़े वहां पर। लेकिन उन्होंने कहा, जो इंतजामिया थी, उन्होंने कहा कि जी अब हमारे पास एंट्रीज हैं, ये बच्चा, ये जो लड़का आया है, ये इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया है और ये क्वालिफाई करके आया है। तो आपको तो अब इसको खेलना पड़ेगा, आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, इसके साथ रूम शेयर करने पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी मामलात के बावजूद जब मैं वहां पर खेला और मैंने अपनी गेम पर फोकस रखा और बीच पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी अदा की और पाकिस्तान के लिए यके बाद दीगरे मैंने 6 मुकाबले जब जीते और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, तो फिर वही लोग जो क्लेम कर रहे थे कि जनाब ये कोई टेररिस्ट है, वही लोग हमारे परचम के एजाज में खड़े थे। हमारे कौमी तराना जब चल रहा था तब वो लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉफ्ट इमेज गया। तो और मैं अकेला बंदा गया हुआ था, मैं और मेरे वालिद साहब थे, और मैंने अकेले ने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड चैंपियन बना। तो फिर वही लोग जो टेररिस्ट समझ रहे थे, वो मुझे अगले साल कह रहे थे कि हम आपके पास पाकिस्तान आके आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें पाकिस्तान बुलाएं। तो ये एक बड़ा मेरे लिए, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा वाकया था। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब भी मैं याद करता हूँ, किसी से शेयर करता हूँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज रेसलिंग में बनता जा रहा है। और जबरदस्त। इसके साथ साथ जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलता हूँ, तो वहां पर क्योंकि मैं अकेले ही जाता हूँ या मैक्सिमम कोच होते हैं साथ में, तो जो मुझे पाकिस्तान कम्युनिटीज की तरफ से वहां पर प्यार मिलता है और जो वहां पर लोग आके चेयर करते हैं, और उनका प्यार और उनका चेयर करना बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है और बहुत अच्छा लगता है वो उन लोगों से मिलके। क्योंकि मोस्टली वो लोग यही क्लेम कर रहे होते हैं कि यार हम तो जब भी टीवी लगाते हैं तो कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को मिलती, कभी बम धमाका आ रहा होता है, कभी कोई रेप केसेस के बारे में बताया जा रहा होता है। तो फिर वहां पर जब उनकी तरफ से प्यार मिलता है और फिर वहां पर जब वो जीतता हुआ देखते हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद होता देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली जब मैं वर्ल्ड बीच गेम्स खेलने के लिए गया हुआ था, तो वहां पर मैं अकेला बंदा था, और जब मेरा फाइनल हो रहा था तो पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के लोगों से भरा हुआ था। जिस जिसको पता चला यहाँ पर पाकिस्तानी कोई खेल रहा है, उसने अपने दोस्तों को, अपने जितने भी कोलीग्स हैं, उन तमाम को बुलाया। और मेरा ख्याल है 2 से 3 घंटे में वो ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में मुकाबला हो रहा है। पूरी दुनिया के खिलाड़ी एक तरफ और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम भर गया हुआ था, और अल्लाह अकबर के नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। तो ये पाकिस्तान कम्युनिटी का जो प्यार मिलता है बाहर जाके,
ये बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो लोग जाते हैं कोई भी प्लेयर्स जब दूसरे ममालिक में, तो उनको डेफिनेटली उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है जब अपने लोग वो देखते हैं, इर्द गिर्द बैठे हैं, उनके लिए आए होते हैं। तो इनाम में हम इसी साथ एक और दोस्त हैं हमारे, ये बेसिकली शायर है, राइटर है, इन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं अपनी, शकील खान शकू साहब। तो ये भी स्पेशली जो है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो इनकी भी मुलाकात करवाते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को, अब आपको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहले वालेकुम तो अस्सलाम जी। भट्ट साहब, अबू बकर भट्ट साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम से जो है ना हमें दिखाया है ये। और इनाम भट्ट साहब को आपने मदद किया। भट्ट साहब क्या हाल है, खैरियत से? इनाम भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है और बहुत सर शुक्रिया आज जनाब आपके प्यार का। और अबू बकर भट्ट साहब तो पूरे जो है ना आज एंकर लग रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं नहीं बन रहा माशाल्लाह मैं ना इन्हें बनाया मैनू, इन्हें कहा जी असि बिजनेस नहीं करो, मैं कहा जी मैं सारा पता नहीं, नहीं आज बहुत माजरत के साथ आज मेरा इरादा नहीं था लाइव आने का, इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं कुछ प्रिपेयर होके नहीं बैठा हुआ। मेरा बेटा भी मुझे तंग कर रहा है बीच में, लेकिन आपकी मोहब्बत में आपको लाइव देख के मैंने कहा मुझे भी आना है, चंद मुझसे थोड़ी सी बात आपकी की जाए। सर पहले तो जी जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी अचीवमेंट पे, और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने हम लोगों का सर बुलंद कर दिया, सारे पाकिस्तानियों का जो बैरून मुल्क रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं। बड़ी मोहब्बत है आपसे सर। अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई, ये अल्लाह ताला का खास करम है और मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी सिलेक्शन की और मैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और पाकिस्तान के लिए नाम कमा रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला के करम के सिवा कुछ नहीं। और इसके बाद क्रेडिट माँ बाप को जाता है जिन्होंने इतनी ज्यादा एफर्ट की, इतनी ज्यादा कोशिश की। टीचर्स को, एक पूरी टीम है जो मुझे मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं लड़के, जो मुझे इस काबिल करते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। तो ये इनफैक्ट एक पूरी टीम वर्क है और ये पूरी टीम का क्रेडिट है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा खुशाइंद है। बिल्कुल, आप ये देखें ना कितनी मनफी खबरें हम लोग देखते हैं बाहर ममालिक में बैठ के, आए दिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान में परेशानी, मुश्किल, वबा चलती रहती है। और आप जैसे लोग जो हैं ये पॉजिटिविटी लेके आते हैं और पूरे एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है पूरे पाकिस्तान में आप लोगों की नस्बत। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हमें अपने हीरोज को सपोर्ट करते रहना चाहिए और हमें पॉजिटिव चीजों को आगे लेके जाना चाहिए। इस तरह नहीं कि पॉजिटिविटी है नहीं, लेकिन जरूरत है कि उसको देखना पड़ता है, उसे तलाशना पड़ता है और फिर शेयर करना पड़ता है। तो फिर ठीक, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस बात है थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो फिर बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। बेहतरीन। मैं मानना चाहता हूँ इधर इधर हमारे साथ एक और है हमारी टीम के मेंबर, मिस किरण, तो वो भी उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया अभी, तो उन्हें भी साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनाम भट्ट साहब से मिलने का मौका दिया। और इनाम भाई, आपको हम बता नहीं सकते हम कितने एक्साइटेड हैं आपको यहाँ देख के। तो बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं बहुत शुक्रिया, मैं अबू बकर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सकें, हम पाकिस्तान के बारे में शेयर कर सकें, इस स्टोरी को आगे लेकर चलना। तो ये बहुत ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। इनाम भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर लड़कियां पाकिस्तान से रेसलिंग खेलना चाहें तो उनके लिए कोई स्कोप है? जबरदस्त। जहां एक्चुअली तक ये सिर्फ रेसलिंग की बात है जी। एक्चुअली ये सवाल मेरे बचपन का है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत लड़ती थी, खेलती थी अपने कजन्स के साथ, लेकिन जब थोड़ा बड़ी हुई तो सब लोगों ने कहा रेसलिंग लड़कियां नहीं करती। नहीं, तो रेसलिंग तो अभी भी हो रही है।
फंसे पड़ते इस हो तरह रही से है लेकिन कि हो रही। इंटरनेशनल लेवल पे तो रेसलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। और अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली बेल्ट रेसलिंग के मुकाबले भी मुनक्कद करवाए हैं, जिसमें लड़कियां एक प्रॉपर ड्रेस पहन के, जूडो कराटे वाला ड्रेस होता है वो पहन के रेसलिंग का आगाज कर दिया हुआ है। तो बहुत ज्यादा अभी पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि एक टाइम लगता है आपको चेंज को अडॉप्ट करने में। और मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है कि जिस तरह अभी ताइक्वांडो में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतती हैं, जो जिट्सो में जीतती हैं, और मुख्तलिफ कराटे में, जूडो में, और अभी बेल्ट रेसलिंग में पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं। तो ये बहुत खुशाइंद है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में शायद फ्री स्टाइल रेसलिंग में भी पाकिस्तान से लड़कियों की टीम होगी। लेकिन अभी इंशाल्लाह जो है ना, काफी चीजें चेंज हो रही हैं। इंशाल्लाह। इनाम भट्ट साहब, स्वीडन से हम आपके पास एक स्टूडेंट अभी से बुकिंग कर रहे हैं हमारे मिस किरण हाँ को। जैसे ही आप प्रोग्राम स्टार्ट करें तो फीमेल्स का तो इनका नाम लीजिएगा, इनको बहुत शौक है बिल्कुल। लड़ने का। बिल्कुल सर। जी जी, जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। इनाम सर भाई, जी सॉरी, जी मैडम प्लीज। सर एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे कि आप बेशक रेसलर हैं, लेकिन आप बहुत नरम दिल इंसान हैं। आप बहुत सारी ह्यूमन लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं गुजरांवाला में। तो अपने कुछ उन प्रोग्राम्स के बारे में भी हमें बताएं जो आप लोग इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं जब रेसलिंग करता था तो मेरे अब्बा जी ने मुझे बताया, और मेरी उनके साथ काफी देर बातचीत होती रहती थी। वो कहते थे, बेटा कि आपने मेडल जीता पाकिस्तान के लिए 1970 के बाद 2010 में, 40 साल लग गए पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ लेवल पे मेडल जीते हुए। तो अब हमने इस तरह नहीं होने देना, हमने इसको आगे लेके चलना है और इस फन की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रेसलिंग एकेडमी का पाकिस्तान में आगाज किया है, जिसमें हमारे बच्चे तकरीबन 10 साल के बच्चे से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट हैं। और अभी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की कि मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जाके कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बेशुमार नेशनल लेवल पे, कैडेट लेवल पे, एशिया लेवल पे हमारे लड़के पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना शुरू हो गए हैं। तो एक तो मैं इसी फन को प्रमोट करके कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर काम कर रहा हूं मैं। जैसे एक आगोश इंटरनेशनल यहाँ पर ट्रस्ट है, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बेसिकली काम कर रहे हैं जो यतीम बच्चे हैं, जिनके पास ना जगह है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो वो उनको यहाँ पर अपने पास रखते हैं और उनको पूरी तरह अकोमोडेट करते हैं, उन्हें यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, वो उनकी स्टडी का ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का हर चीज को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी तरफ से ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और कोशिश करता हूँ गाहे बगाहे वहां पर जाऊं, उनके साथ टाइम गुजारूं, और जिस तरह से भी मेरे दोस्त अहबाब हैं उन्हें मैं उनको लेकर जाता हूँ वहां पे। और फाइनेंशियली भी उनकी वहां पर सपोर्ट करते हैं हम, क्योंकि जिसने एक यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख दिया तो उसने तो मेरा ख्याल है कि जन्नत ही कमा ली ना। तो इसलिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आपको फेम मिल रहा है, अगर आपको आप कुछ कर सकते हैं, तो आप इस सोसाइटी के लिए जरूर कुछ करें जहां पर आप रह रहे हैं। बिल्कुल बहुत। बेहतरीन। इनाम भाई, कुछ मेरे भी थे, इजाजत हो तो। जी जी जी, जरूर। इनाम भाई, ये आपने बताया था कि मुख्तलिफ इकसाम की आप रेसलिंग लड़ते हैं जिसमें आप एक्टिव हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसमें वजन देखा जाता है कि आप जिस वजन के हैं, आप उसी वजन के खिलाड़ी से लड़ाई होती है, आपकी रेसलिंग होती है? जी जी, डेफिनेटली। जितनी भी अब इंटरनेशनल लेवल पे रेसलिंग होती है, उसमें वेट कैटेगरीज ही खेली जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई 60 केजी का रेसलर है तो उसका मुकाबला 60 केजी के रेसलर के साथ होगा। वेट कैटेगरीज की ना इन्होंने डिवीजन बना दिया, 60 से लेके 70 तक। जो इसमें फॉल करेगा वो उसमें उसके साथ खेलेगा। फिर 70 से लेके 80 तक, 80 से लेके 90 तक, 90 से लेके 100 तक। तो उन कैटेगरीज के मुताबिक खेला जाता है। स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है मैट रेसलिंग का और मड रेसलिंग का और बीच रेसलिंग का, लेकिन आपने वेट कैटेगरीज के दरमियान में ही रहना है। अगर आपका वेट ज्यादा हो जाएगा फिर आप अपर जो है ना क्लास उसमें चले जाएंगे। तो इसलिए अच्छा, फिर के वेट कैटेगरीज के साथ मुकाबले होते हैं तो इंटरनेशनल। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आप लोग इसका बड़ा ख्याल रखते हैं कि आप अपने वेट के खिलाड़ी से लड़ें?
जी शकील भाई, इसका जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो फिर तो इतना जरूरी नहीं होता कि आप उसी वेट के साथ खेलें, लेकिन जो सबसे टफेस्ट चीज है ना वो ये है कि आपने अपने वेट को मेंटेन करना है। और आपको मैं बताता चलूं कि जब हमारे मड रेसलिंग के मुकाबले होते हैं तो वो मैं पाकिस्तान में 125 के खिलाड़ियों के साथ भी खेलता हूं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं हम तो मैं फिर 86 केजी में खेलता हूं। तो 10 से 12 केजी मैंने अपने वेट को रिड्यूस करना होता है और बहुत टफ ट्रेनिंग करता हूँ उसके लिए मैं। और आप ये देखें कि 2010 से लेकर 2020 आ गया है, तो पहले मैं 84 में खेलता था, अब 86 में खेलता हूँ। सिर्फ 2 केजी मैंने अपने वेट को बढ़ने दिया, 10 साल से अपने वेट को मेंटेन किया हुआ है ताकि मैं पाकिस्तान के लिए मजीद खेल सकूं। जबरदस्त जबरदस्त। इनाम भाई ये बताइएगा, इसके इसमें उम्र की भी कोई हद है? आपकी जो ये गेम्स जो करते हैं इसकी उम्र की कोई तयन है? किस उम्र तक का बंदा खेल सकता है? ये किस उम्र तक से स्टार्ट कर सकता है ये? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग की तो कोई हद नहीं है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो आप किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं ये अंडर 17 से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम कैडिट के मुकाबले कहते हैं। कैडिट मुकाबले अंडर 17 तक होते हैं, फिर अंडर 17 से अंडर 20 तक 20 साल के जो लड़के होते हैं, 17 साल से 20 साल तक, उनको अंडर 20 की कैटेगरी में फॉल किया जाता है, जूनियर इन्हें बोला जाता है। और उसके बाद सीनियर का मुकाबला शुरू हो जाता है। फिर जो 20 साल से ऊपर लड़के होते हैं उसकी फिर हद नहीं है, आप 25 किए हैं, 26 किए हैं, 30 किए हैं, 35 किए हैं, वो सीनियर की कैटेगरी आ जाती है और उसमें फिर तमाम खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा इनाम भाई ये बताइएगा कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ जब आपने खेला वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बताइएगा। हिंदुस्तान में भी खेला मैंने, जितना मुझे समझ में आया कि आपने पाकिस्तान में भी खेला, दोनों सरजमीन पे खेला आपने, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में जरा डिस्कस कीजिए। जी शकील भाई, ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि अल्फाज में बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी याद आता है, 2010 में मेरा पहला इंटरनेशनल मुकाबला था और मैंने आगे बताया आपको कि फाइनल का मुकाबला 72 मुमालिक का और कॉमनवेल्थ गेम्स का मुकाबला दिल्ली पे, और दिल्ली की सरजमीन, और इंडियन हमारा जो खिलाड़ी था वो मेरा हरीफ था, और उसको फिर इंडियन अवाम के सामने वहां पर मुकाबला खेला और वहां पर जीत किया, तो बेइंतहा खुशी हुई। उसके बाद लाहौर का मुकाम, और इंडियन खिलाड़ी के साथ मैंने लाहौर में कंपटीशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी मैंने इंडियन खिलाड़ी को हराया। तो ऐसे ये मतलब बयान नहीं किए जा सकते। जब मैं एक चीज का वाज़ेह फर्क था, जब मैं इंडिया में खेला तो मैंने जब इंडियन खिलाड़ी को हराया और नारे तकबीर बुलंद किया तो मेरे अकेले की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। जबरदस्त। और जब मैंने पाकिस्तान में नारे तकबीर बुलंद किया तो तमाम पाकिस्तान की आवाज जो है ना वो गूंज रही थी। तो बड़ा बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात है कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो। मैं 3-4 दफा जा चुका हूँ। इसके बाद 2016 में मैं गुवाहाटी में भी मैंने इंडियन खिलाड़ी को हराया, साउथ एशियन गेम्स का फाइनल था, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग मतलब जो रेसलिंग से प्यार करने वाले थे वो गेम को देखकर मेरी को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे थे। इवन के वो मुझसे टिप्स भी पूछ रहे थे और मैं उनके साथ इसी तरह उनसे टिप्स शेयर कर रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप गेम से ऊपर जाके सोचते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है। अच्छा इनाम भाई, एक एक सवाल है कि मगे ये तो अभी तक है, आप मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं रेसलिंग का पाकिस्तान में? अबू बकर भाई, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर हम गुजरांवाला की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पर, मतलब खिलाड़ी बहुत ज्यादा खेलना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने रेसलिंग एकेडमी शुरू की है उसके बाद खिलाड़ियों के पास स्ट्रक्चर मौजूद है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहां से उनको रास्ता बताया जा रहा है कि आप इस तरह इस तरफ जाएं, ये ट्रेनिंग करें, ये डाइट लें। तो बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन एक चीज जरूरी ये है कि इंडिविजुअल बंदा वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, इतनी ज्यादा चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। यहां पर जरूरत है कि अब गवर्नमेंट आगे आए, क्योंकि रेसलिंग में आप देखें कि 5 सालों में हमने 60 से ज्यादा मेडल जीते हैं। तमाम गेम्स के मेडल आप एक साइड पे कर दें, 30 से 35 गेम्स खेली जा रही हैं, मुख्तलिफ जूडो कराटे और मुख्तलिफ किस्म की जो गेमें हैं, तो उन तमाम के मेडल एक साइड पे और रेसलिंग अकेली के मेडल उन सबसे ज्यादा है।
तो यहाँ पर अब बात यह है कि आपको नजर आ रहा है कि रेसलिंग में कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, रेसलिंग आगे जा रही है, तो अब गवर्नमेंट का काम है कि वो आगे आए और मेगा स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पर आके पूरी पूरी अकेडमीज बनाए, खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, ताकि हम रेसलिंग में शायद हजारों मेडल और जीत सकते हैं। जबरदस्त तो इनाम जबरदस्त भी एक जबरदस्त। सवाल और मेरा, फिर उसके बाद ये आखिरी सवाल मेरा बाकी ये है कि वो पूछना अगर चाहे कि मतलब जैसे हम जिक्र करते हैं, जैसे मतलब अमूमन जो है, मतलब ये बड़ी आम सी चीज है, बल्कि बहुत से मेरे दोस्त हैं ईरान से, वो पर्शियन, वो उनको भी पता है कि गुजरांवाला मतलब सिटी ऑफ द रेसलर्स कह के बुलाया जाता है पहलवानों का शहर। तो इसकी क्या वजह है? मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या आया कि जो दूसरे प्रोविंस से लोग हैं या दूसरे शहरों से, क्या उनका इंटरेस्ट कम होता है कुश्ती में? मगर वो एक वजह है, चूंकि अक्सर अमूमन जो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पहलवान है कि वो यहाँ वो एक जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, उनका फोकस ज्यादा था अपने बच्चों पर इसी तरफ। थोड़ा सा बताएंगे अगर आप बताना चाहें तो। अबू बकर भाई, इलाकाई खेल होते हैं, इलाकाई खेल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ मेले वगैरह लगते हैं, तो वहां पर कुश्ती लाजमी करवाई जाती है। कोई गांव हो, कोई कस्बा हो, कोई मतलब गुजरांवाला शहर की सराउंडिंग में जो एरिया है, वहां पर कोई भी इवेंट हो तो वहां पर कुश्ती की बात होगी, वहां पर कुश्ती के अखाड़े मौजूद, वहां पर फैसिलिटीज असल में होती हैं, तो फिर उस गेम की वहां पर प्रमोशन होती है। अगर आप फैसलाबाद की बात करेंगे तो वहां से कबड्डी के बहुत ज्यादा खिलाड़ी निकलेंगे। अगर आप गोजरा की बात करेंगे तो वहां से हॉकी के बहुत ज्यादा खिलाड़ी निकलेंगे। तो जिस इलाके में कुछ नामवर लोग पैदा होते हैं, क्योंकि अगर आप रेसलिंग की हिस्ट्री देखें तो गुजरांवाला से हर दौर में वर्ल्ड और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकलते आए हैं। मैं हूं, उससे पीछे अगर आप चले जाएं, उमर बरादरान बहुत बड़ा नाम है, उससे पहले शाद पहलवान आटे वाला, मतलब जिस तरह आप पीछे जाते जाएंगे तो कोई ना कोई सुपरस्टार, कोई ना कोई इस तरह का बंदा निकलता रहा है, आइकन निकलता रहा है जिसे दुनिया फॉलो करती है। तो हमेशा गुजरांवाला से अच्छे अच्छे पहलवान निकलते रहे हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ जगह पर अखाड़े हैं, इसलिए फिर यहाँ पर उस तरह के रेसलर निकलते हैं। तो स्ट्रक्चर का होना, फैसिलिटीज का होना, आइकन का होना किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जी मैडम, आप पूछना चाह रही थी कुछ सवाल मेरा? मैं आपसे कहना चाह रही थी, आप हमारा फख्र हैं। हमने आपसे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत सारे सवाल किए, कुछ हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमसे शेयर करें, हमारे सब देखने वाले जानना चाहते हैं आपके बारे में। शकील भाई, इनाम भाई की शादी भी अभी रिसेंटली पिछले दिनों में। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत सवाल मैंने रखा हुआ था। जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। थोड़ा सा बताऊं कि पिछले दिनों में ना मैं एक इंटरव्यू, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रिसेंटली तकरीबन 4-5 माह पहले मेरी तकरीबन शादी हुई है जनवरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है। और मेरी जो वाइफ है वो भी पहलवानी खानदान से ही है, मेरी कजन है। और मुझे इस चीज की बड़ी सपोर्ट है उनकी तरफ से, क्योंकि वो रेसलिंग समझती हैं कि एक रेसलर को किस तरह उसकी लाइफ रूटीन क्या होती है, उसको खाने में क्या चाहिए होता है, उसकी ट्रेनिंग के बारे में वो सारा कुछ समझ रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में मैं तो बहुत शुक्र करता हूँ कि एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव वाइफ मुझे मिली है। और बस दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में भी अच्छा होगा। इनाम भाई, उनको रेसलिंग तो नहीं आती? नहीं, रेसलिंग आती नहीं है, लेकिन ये है कि वो रेसलिंग के बारे में समझती बहुत अच्छा से है, क्योंकि उनके भाई भी रेसलिंग करते हैं, उनके वालिद साहब भी रेसलर रहे हैं। माशाल्लाह जी, जी मैं तो जनाब बिल्कुल घर की चैंपियन वो ही हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। चलो जी, खुश नसीब है आप लोग। अच्छा, जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में, आपने बहुत ज्यादा अचीवमेंट की माशाल्लाह से, पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके फैंस इंडिया में भी आपने बताया बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, उसमें कई खवातीन भी होंगी, तो उन फैन को किस तरह से आप डील करते हैं? जी डेफिनेटली, देखिए जहां पर फैंस को डील करने की बात है, तो मेरा जितना भी सोशल मीडिया, ये मैं खुद नहीं डील करता, मेरे भाई करते हैं। तो अगर आप खुद डीलिंग वाले पास की तरफ जाएंगे, अगर आप खुद डीलिंग वाली तरफ जाएंगे, तो फिर आप अपनी गेम को उस तरह से टाइम नहीं दे पाएंगे, आप अपने एक लेवल को बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो इनको डील करना जो है ना, वो मेरे वालिद साहब का काम है, मेरे भाइयों का काम है। मेरा काम ये है कि मैंने अपनी गेम पर फोकस करना है और अपने आने वाले जो इवेंट है उनको टारगेट करना है, क्योंकि जब भी आप अपने मकसद से हटेंगे तो फिर आप दोबारा उस तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त।
अच्छा इनाम भाई, जी वो जो मिला आपको रुस्तम पाकिस्तान का, वो उसका थोड़ा सा बताएंगे कि ये कितनी देर के लिए मिलता है, मगर ये टाइटल कब तक वो रहेगा, वो जो वो क्या कहते हैं उसको? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक दो चीजें मैं उसकी जरूर शेयर करूं आपके साथ जी, जी। कि जो पाकिस्तान की जो मड रेसलिंग है उसमें मैंने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल विन किया है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइटल होता है। इसमें सबसे पहले तो जो बड़ा मुश्किल चीज होती है वो ये होती है कि इसमें वेट कैटेगरीज नहीं होती। आप 80 केजी के हैं, आप 90 के हैं, आप 125 के हैं, आप इससे भी अबव हैं, तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह नहीं है कि आपने 90 ने 90 वाले के साथ खेलना है। तो ओपन वेट होता है, फिर इसका टाइम भी ओपन है। आपकी जो कुश्ती है वो 1 घंटा भी चल सकती है और 1 मिनट में भी खत्म हो सकती है। और इसके साथ साथ फिर पूरे पाकिस्तान के जो टॉप 100 रेसलर होते हैं वो तमाम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओह, और फिर ये इवेंट तकरीबन 5 से 6 माह तक चलता है। 100 खिलाड़ी उनके ड्रॉज होते हैं और जो खिलाड़ी जीतते हैं वो नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं और जो हारते हैं वो नॉकआउट सिस्टम के तहत बाहर हो जाते हैं। फिर 50 खिलाड़ियों का आपस में मुकाबला होगा 1 माह बाद। तो फिर जब वो 50 में से 25 रह जाएंगे तो फिर उन 25 का आपस में, फिर 25 में से 12 रह जाएंगे, 12 का आपस में। और इस तरह करते करते आपने तकरीबन 7 से 8 मुकाबले जीतने होते हैं और एट द एंड फाइनल का टाइटल होता है। और उसमें फिर रुस्तम पाकिस्तान का एजाज मिलता है, जिसका मतलब होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान। और ये उस वक्त तक रहता है जब तक कोई नेक्स्ट उस लेवल तक ना आए, क्यों तकरीबन 5 साल बाद ये करवाया जाता है रुस्तम पाकिस्तान का। तो इनाम भाई पास अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा है कि मैंने नहीं? जो इवेंट खेले 8, जी बिल्कुल मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं आपको दिखाता भी हूँ। जी, और जी। तकरीबन जो है ना वो मैंने 8 मुकाबले खेले और जो फाइनल का मुकाबला था वो मेरे 125 केजी के रेसलर थे जिनके साथ था, और उनको हराकर मैंने जनाब ये रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल विन किया। तो इनाम भाई प्लीज हमें अपने वो अगर मेडल वगैरह पे भी आप वो आपकी है भी एक्सेस भी दिखा दे भी, उसके तो हुए हैं आप प्लीज। जी जबरदस्त। ये दो जो हैं, एक शेर पाकिस्तान और एक रुस्तम पाकिस्तान के ये टाइटल है। और जबरदस्त। ये कुछ सुवीनियर्स हैं जो मुख्तलिफ मुझे मिले हैं। कुछ मैं आपको अपने मेडल्स दिखाता हूँ। जी, जी, जी। ये देखिए, अच्छा, माशाल्लाह। ये कुछ मेडल्स हैं जो कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं। माशाल्लाह। कॉमनवेल्थ का, एशिया का, वर्ल्ड लेवल के। ये कुछ पाकिस्तान के यहाँ पर मेडल्स लगे हुए हैं, ये साउथ एशियन का। और ये मुख्तलिफ जो है ठीक है। मुख्तलिफ सुवीनियर्स हैं, कुछ इवेंट्स पे मैंने जीते हुए हैं। तो इनाम भाई, ये शेर पाकिस्तान का जो है, ये जब आपको रुस्तम पाकिस्तान मिलता है और शेर पाकिस्तान वाला टाइटल खत्म हो जाता है कि वो रहता है? नहीं नहीं, वो आपके साथ ही रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी खुशाइंद बात है मेरे लिए कि मैंने पाकिस्तान के जो दोनों बड़े टाइटल हैं जिसमें रुस्तम पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान आता है, तो वो दोनों टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही टाइम पे विन किए हुए हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त 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 अच्छा इनाम भाई, माशाल्लाह। मेरा आपसे एक और सवाल था कि जैसे आपने बताया कि हिंदुस्तान में तकरीबन उनका बजट जो है रेसलिंग का वो 2 करोड़ है और हमारे पास पाकिस्तान में 15 लाख। जी आपको क्या चीज सर, मोटिवेट 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ है। 20 करोड़? 20 करोड़ है जी और हमारे पास सिर्फ 15 लाख है। आप जब अखाड़े में खड़े होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं, क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही होती है कि इस गेम को खेलना है, इसमें आगे बढ़ना है, इंटरनेशनली आपको मेडल लेके आना है? क्या चीज मोटिवेट कर रही होती है? क्योंकि ये तो डिमोटिवेट कर रही है ना आपको। देखें, इस तरह से अश्कील भाई कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे पास क्या क्या नहीं है या क्या क्या होना चाहिए, तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि जनाब 15 लाख है तो इसमें से तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तो कोई भी कुछ ना करे और हर कोई बंदा अपने घर पे बैठ जाए। मैंने जब अपनी ट्रेनिंग का आगाज किया तो मैं 7 किलोमीटर अपने घर से दूर जाता था नहर पे, जहां पर जाकर मैं अपनी ट्रेनिंग करता था। और फिर उसके बाद जो है ना अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था, बेटा आपने परेशान नहीं होना, आपका काम है ट्रेनिंग करना, आप अपना 100% दें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका रिजल्ट जरूर देगा। तो फिर बजाय इस चीज के कि हम हर दफा ये बात करेंगे जी ये नहीं है ये नहीं है, हम ये देखें कि जो हम अपने आप
कर सकते हैं, अपना दी बेस्ट दें, तो फिर बाकी चीजें अल्लाह ताला पे छोड़ दें, तो फिर आपको डेफिनेटली जरूर मिलेगा। इवन आप ये देखें कि ईद वाला जो दिन होता था उस दिन भी मैंने ट्रेनिंग की और इस ईद पे भी मैंने ट्रेनिंग की है। तो इतना ज्यादा जब आप फोकस करके आप ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप जरूर अपना टारगेट अचीव करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनाम भाई मेरे सवालात तो वैसे खत्म हो गए, बस एक आखिरी मासूमाना सवाल था। इनाम भाई अंडे कितने खाते हैं आप? जी जी बिल्कुल। ये सवाल वैसे मिस हो रहा है, अच्छा कि आपने अंडे एक्चुअली डिपेंड करता है कि वह हमारा इवेंट कौन सा आ रहा है, क्योंकि खाली अंडों से बात नहीं बनती, आपको गोश्त भी खाना पड़ता है, आपको जूस भी लेने पड़ते हैं। तो नॉर्मली तो मैं तकरीबन 1 या 2 अंडा मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ। अच्छा बिल्कुल सही। अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर। अच्छा भाई को पूछना अपने सवाल कोई इनाम भाई से? नहीं जी, बस मैं तो दुआ दूंगा इनको, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इनके वालिदैन की उम्र दराज करे। अल्लाह ताला इनको, ये हमारे हीरो हैं, हमारे बेटे हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, और अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, हमें टाइम दिया, हम परदेशियों की, इससे आपसे बात करके हम पूरा महीना मेरे ख्याल स्वीडन में आप ही का जिक्र होता रहेगा और ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। हमारे हीरो को स्वीडन में भी याद रखा जाएगा और इंशाल्लाह याद रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला को हिम्मत दे जी, इंशाल्लाह। हम तो आपके साथ हैं, रात दिन आपके साथ है, जो हमसे हो सका हमें बताइएगा। और हुकूमत पाकिस्तान से भी इस प्रोग्राम को, तो उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आपके जो बजट है उनके ऊपर जो है वो तो थोड़ी सी अपनी नजरसानी करें, इसको बढ़ाएं। जी अर्शद साहब, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਘਲਤਾ इनाम भाई ਨੂੰ। वो ये यहाँ डिस्कनेक्ट हो गए अभी, तो अभी थोड़ा सा देखते हैं, अगर इनकेस हो सकता है शायद वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। डिस्कनेक्ट हो गए होंगे जी, हमने तो नहीं उनको भेजा। हाँ तो थोड़ा सा भी करते हैं। साहब बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त। अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ये आगे हैं जी। इनाम भाई वापस आ गए, जबरदस्त। इनाम भाई वापस आ गए। मैं ये कह रहा था कि मुल्तानी साहब कि हम चूंकि अभी इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम एंड में जो है ना स्ट्रीम वगैरह बंद करके ना, तो इनाम भाई से थोड़ी सी गपशप करेंगे थोड़ा सा। तो इनाम भाई अगर आप कोई लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, जिसमें जो लोग देख रहे हैं हमारे स्वीडन वालों के लिए, तो दूसरा एक मैं चीज मेंशन करूंगा कि हमारे जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं इसके पाकिस्तान स्वीडन के, क्योंकि वो बिजी थे कोई ना कोई कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो सब नहीं आ सके, लेकिन उन सब का भी सलाम आपके लिए था, सब ने सलाम दिया आपको खास तौर पर। तो ये कि आप कोई मैसेज अगर लोगों को देना चाहें तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो है। जी बिल्कुल, सबकी तरफ से वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। और बिल्कुल पैगाम मेरा यही है, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआओं की जरूरत होती है हर वक्त। और पैगाम मेरा यही है कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं या आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप पॉजिटिविटी को जरूर साथ लेके चलें। आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसे आप अपने प्लान के मुताबिक लेके चलें, और ये जरूर याद रखें कि हमारा जो किया हुआ काम है वो हमारे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस ना हो बल्कि फख्र का बायस हो। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान। मैं सिर्फ अल्लाह हाफिज करूं लोगों को, फिर मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी इनाम भाई के लिए। नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तान, यस, नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बहुत सी दुआएं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम भाई सारे पाकिस्तानियों का सर जो है ना आपने फख्र से ऊंचा कर दिया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का खास है। अल्हम्दुलिल्लाह। चंद लाइनें अभी मौजूद है इनाम भाई, चंद लाइनें मैं भी कहना चाहूंगा हम तरफ से कि तुझसे दूर रह के भी रह ना पाए हम कभी, और किसी मिट्टी को अपना कह ना पाए हम। ऐ मेरी पाक जमीन तेरा ही एहसान है कि सब्ज रंगों में कहीं उड़ रही मेरी शान है। सर कौन का सलाम है आपको? साहब को शेर आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो मेरी दुआएं सब इनके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला इनको तरक्की दीजिए, हमारा फख्र है, बस इससे ज्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। साथ रहिएगा, मैं सिर्फ एक सेकंड लोगों से अल्लाह हाफिज़ कर, एक मिनट साथ रहिएगा आप लोग।
जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये था प्रोग्राम हमारा आज का, और उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि जब भी हमारी इस तरह के प्लेयर्स जो आते हैं, ख़ासतौर पर अगर जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उधर आते हैं, तो डेफ़िनेटली टाइम निकाल कर जाया करें। उनकी बहुत बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो आप लोगों को वो देखते हैं सामने, तो एक दूसरे मुल्क में, तो डेफ़िनेटली कोशिश करें अपने गाँव में इन सब याद रखा करें। हमें याद अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।